नेविगेशन सैटेलाइट है क्या? मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर दो कक्षाएं बनाई गई। एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक इसी तरह का यहां बनाया गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ उपग्रह स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या 3 है। जिनकी संख्या 3 है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कुछ उपग्रह स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या लगभग 5 है। अब ये जो उपग्रह हैं, ये उपग्रह जो हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं बेटा। इसे नेविगेशन सैटेलाइट हम लोग कहते क्यों हैं? एक्चुअली ये हमारा अर्थ है, आप देख पा रहे होंगे, इस अर्थ के सापेक्ष ये उपग्रह है जो कुछ दूरी तक नेविगेशन कर रहा है। इस अर्थ के सापेक्ष ये उपग्रह है जो कुछ दूरी तक नेविगेशन कर रहा है। अर्थ के सापेक्ष ये उपग्रह है जो कुछ दूरी तक नेविगेशन कर रहा है। इसी तरीके से ये है जो कुछ दूरी तक नेविगेशन कर रहा है। ऐसे ही ये है जो ये कुछ दूरी तक नेविगेशन कर रहा है। ये है, ये नेविगेशन कर रहा है। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि ये इतने उपग्रह से आपको एक बात का तो पता चल गया कि ये अपनी नजर में पृथ्वी को रखे हुए हैं। अब दूसरा कार्य ये क्या कर रहे हैं? दूसरा कार्य जो है, नेविगेशन उपग्रहों का कार्य होता है कि पृथ्वी पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट वह स्थिर अवस्था में है, यानी स्थिर पिंड, और पृथ्वी पर दूसरा जो है वह है गतिशील पिंड। स्थिर पिंड और गतिशील पिंड के अवस्थिति की जानकारी अवस्थिति की जानकारी कौन देता है? उपग्रह नेविगेशन। अवस्थिति का मतलब होता है कि वह गतिशील वस्तु कहां स्थित है और वह स्थिर वस्तु कहां स्थित है। अब ये बातें आपको पता चल गई कि भैया उपग्रह का कार्य क्या है। ये बात तो स्पष्ट हो गया। ये बात भी आपको पता चल गया कि जो भारत द्वारा जो बनाया गया नेविगेशन उपग्रह है वह क्या है? IRNSS, जिसे हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं।
हिंदी में भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली कहते हैं। इस IRNSS को बाद में एक नाम से इसको जाना गया, उसका नाम रखा गया नाविक। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब ये नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन या IRNSS ये क्या कार्य करता है? इसका जो कार्य होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत के साथ साथ भारतीय सीमा के चारों तरफ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर ये नेविगेशन सुविधा हमें उपलब्ध कराता है। नेविगेशन सुविधा हमें प्रदान करता है। यह बात आपको स्पष्ट हो गई कि कितनी दूरी तक ये नेविगेशन प्रदान करता है? 1500 किलोमीटर तक भारत को पूरा कवर करता है और भारत के बाद 1500 किलोमीटर तक नेविगेशन करेगा, यानी उस गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु की सटीकता का पता लगाएगा। यानी यह सर्वे करता है, भूमि का सर्वेक्षण करता है, निगरानी करता है। ऐसा तो नहीं ना कि कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएं। समुद्र के रास्ते से अगर कोई गतिविधि हो रही है, समुद्र के रास्ते से कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो उसकी निगरानी करता है। सीमाई क्षेत्र से अगर कोई गतिविधि ऐसी हो रही है तो उसकी निगरानी करता है। वायु क्षेत्र से अगर कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है तो उसकी निगरानी करता है। इन सब के साथ साथ ये और तमाम कार्यों में, जैसे आपदा प्रबंधन में भी हेल्प कर रहा है, लोकेशन की जानकारी दे रहा है। आपको किसी स्थान पर पहुंचना है तो उस लोकेशन की सटीक जानकारी आपको दे रहा है। किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके स्थान की जानकारी बता देगा कि आपके जहां आप करंट लोकेशन में है वहां से कितनी दूरी पर वो स्थान है, आपको उसकी जानकारी देगा। ऐसे तमाम कार्यों में ये हमारे लिए मददगार साबित होता है। अब ये जो IRNSS बनाया गया है, ये दो तरीके से हमारे देश में कार्य करता है। एक जो बनाया गया है उसको कहते हैं मानक स्थिति निर्धारण संकेत, और दूसरा है परिशुद्ध स्थिति निर्धारण संकेत। अब बेटा इन दोनों का मतलब यह हुआ, देखिए मानक स्थिति निर्धारण संकेत जो है ये आम आदमियों को नेविगेशन सुविधा जो उपलब्ध कराई गई है उसके लिए मानक स्थिति निर्धारण संकेत के लिए ये बनाया गया है। यानी आम नागरिक इसकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नेविगेशन से संबंधित जो भी सेवा आपको मिलती है वो सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ उदाहरण के रूप में आपको बताया कि मोबाइल में GPS लगा होता है तो उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, उस स्थान की सटीकता से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल का जो GPS लगा हुआ है, आजकल देख रहे हैं कि कार और ट्रकों में GPS लगा हुआ है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, फ्लीट ट्रैकिंग। फ्लीट ट्रैकिंग का मतलब है कि जो भी उद्योगों के वाहन हैं, एम्बुलेंस है, कार है या कोई भी वाहन है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि वह किस रास्ते से जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है, कहां पहुंचा हुआ है और कौन कौन से मार्ग को वो चयनित करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये सारी जानकारी हमें इस IRNSS के द्वारा पता चल जाएगा। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब हमें किसी उक्त स्थान तक जाना है जिस स्थान की हमें जानकारी नहीं है, तो हम उसको मोबाइल के GPS के माध्यम से हम ट्रैक करते हुए उस स्थान तक पहुंचते हैं। इसको बोलते हैं मानक स्थिति निर्धारण संकेत, जो सभी नागरिकों के लिए, सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो बड़ा ही संवेदनशील है, वो प्रत्येक आदमी को तो बताया नहीं जाएगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ
तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब हो गया और जब वापस आ गए, तब हम लोग सुबह उठे तो पता चला अच्छा ये ऐसा हुआ है क्या, है कि नहीं। जो आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको जाकर हमारे देश के जो वीर सैनिक थे जाकर उसको तहस तहस करके उड़ाकर चले आए, कितने आतंकवादियों को काल के गाल में समा दिए, हम लोग को सुबह पता चला। कुछ संवेदनशील इश्यूज होते हैं जो सिर्फ सरकार और सेना को पता रहता है, तो उसके लिए कुछ कोडिंग की जाती है, कूटबद्ध तरीके से उसको ट्रैक किया जाता है। तो उसके लिए जो जीपीएस प्रणाली या कहा जाए उसके लिए जो नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे हम लोग परिशुद्ध स्थिति निर्धारण संकेत कहते हैं। अभी वर्तमान समय में ये जो IRNSS है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो IRNSS है इसको इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल किया है, और इसे शामिल करते ही हिंद महासागर क्षेत्र के नेविगेशन करने की पूरी व्यवस्था इसको दे दी गई है। अब भारत अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं है। भारत का IRNSS माना कि यह क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और सटीकता से हमें जानकारी देने वाला नौवहन उपग्रह प्रणाली है, और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में इसमें कुछ और तकनीकी दक्षता ले आई जाए जिससे इसे वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली में ना शामिल कर लिया जाए। जैसे वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली की बात मैंने की तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली जिसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, उन्हें मध्य भू कक्षा में स्थापित किया गया है, और मध्य भू कक्षा में अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जिसे कहते हैं लगभग 33 उपग्रह स्थापित किया गया है। उसी तरीके से ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो रूस का है, उसे मध्य भू कक्षा में स्थापित किया गया है, लगभग 24 की संख्या है। गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसका लगभग 22 से 24 इसकी संख्या है, उच्च सटीकता वाला यह उपग्रह है, इसे भी मध्य भू कक्षा में स्थापित किया गया है। बाइडू 2 कंपास जिसको कहते हैं चाइना का, इससे 35 उपग्रह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में मध्य भू कक्षा में स्थापित है। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य भू कक्षा में कितने उपग्रह स्थापित किए जाएं जिससे पूरे के पूरे पृथ्वी को नौवहन संकेत उपलब्ध कराया जा सके। तो याद रखना बेटा, अगर मध्य भू कक्षा में 24 उपग्रह अगर स्थापित किए जाते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, तो पूरे के पूरे विश्व को नौवहन संकेत हम उपलब्ध करा सकते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।